राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चल था रे। तो भाई मैंने थारते वीडियो डाल के पहले बता दी थी कि भाई आप पढ़ाएंगे इंडिया जी की पूरी कंप्लीट करवाने की मैंने थारते कही थी। तो इंडिया जी की भाई आज अपनी पहली क्लास है जिसमें भाई आप कंप्लीट हिस्ट्री जितनी भी हिस्ट्री है ना सारी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये शुरू करते हैं हिस्ट्री। ज़्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं यार। इसके नोट्स भाई मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। जो भाई पहली बार देख रहा है वो जाके देख सके भाई, अपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा और वहाँ पर नोट्स था उसने मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो आप करते हैं शुरू भाई हिस्ट्री पढ़ना। तो इंडिया जी के मैं हिस्ट्री में भाई मैं थामने बता देता हूँ। हिस्ट्री अपनी जो है ना वो 3 पार्ट में बटी हुई है। ठीक है, एक है एंशियंट हिस्ट्री में, एक है मेडिवियल हिस्ट्री में और दूसरी तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री में। जो एंशियंट हिस्ट्री है भाई उसमें क्या है कि उसमें सारा प्राचीन से लेकर मतलब जो बिल्कुल पुराने टाइम का था ना वो सब कुछ है एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, जो मिडिवेल है यानी मध्य हिस्ट्री है इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो अकबर राजा का टाइम था, मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ये चीज़ें आई थी कि दिल्ली पर किसने राज करा, मुगल कुक कराए भारत में, तो वो सारी चीज़ें हैं मिडिवल हिस्ट्री में। और जो मॉडर्न हिस्ट्री में है कि भाई वो गांधी का युग जिसने कहा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में, तो भाई वो गांधी कब आया था, गांधी के काम करे, कांग्रेस कैसे बनी, तो वो सारी चीज़ें गांधी के युग की हैं। ठीक है, तो ये भाई अपनी पहली वीडियो होगी हिस्ट्री की। ठीक है, इसके बाद आप पॉलिटी की वीडियो लेकर आएंगे, उसके बाद आप स्टैटिक जीके की वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 3-4 वीडियोस होंगी। ठीक है, जिसमें अपना कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं थंबनेल अलग से एक वीडियो ज्योग्राफी की भी आऊगी और एक वीडियो कंप्यूटर की भी आऊगी, जिसमें थंबनेल मान लो 7 या 8 वीडियो ही अपलोड करूँगा फिलहाल मैं, जिसमें तारा कंप्लीटली सिलेबस कंप्लीट रिकवर कर दूंगा। जो कर मैंने ये कर रखे हैं तो मैं इन्हें रिवाइज कर रहा हूँ। मेरा ये बेनिफिट है कि मैं इसे रिवाइज कर रहा हूँ और सारी चीज़ें कति बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा सारी चीज़। तो थामने सारे नोट्स मिल जाएंगे, थाम भी इजीली रिवाइज करके आराम से पेपर दे सको, कोई भी पेपर। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। तो जो अपनी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री चालू कैसे होती है इंडिया जी में, तो हिस्ट्री के 3 पार्ट में बटी हुई है। एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक, यानी एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ था अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जो पहला है जो आदि मानव का टाइम था वो प्राचीन टाइम था। ठीक है, मध्य में अकबर आया था, मॉडर्न में गांधी आया था। ठीक है, जो अपनी पहले सबसे पहले आप पढ़ेंगे, तो भाई सबसे पहले आप पढ़ेंगे जो है अपनी प्री हिस्ट्री। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो एंशियंट हिस्ट्री है जो अपनी यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसमें चीज़ें हैं कि इसमें चीज़ें हैं भाई, जो है एक प्री हिस्ट्री है, एक प्रोटो हिस्ट्री है, एक हिस्टोरिक है। ठीक है, जिसने प्रोतोगासिक का अगर है, आदिक का अगर है, ऐतिहासिक का अगर है। तो इसमें क्या चीज़ है, जो प्री हिस्ट्री है उसमें क्या हुआ था कि जिसमें अपन कुछ चीज़ें मिली, प्रूफ भी नहीं मिले, रिटर्न भी नहीं मिली, जो सब तो प्री हिस्ट्री थी। ठीक है, जो सेकंड प्रोटो हिस्ट्री है उसमें क्या हुआ कि उसमें प्रूफ मिले थे कुछ, पर लिखावट में कुछ नहीं मिला। मान लो कि कुछ अपन सोने की चीज़ पागी पर उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है कि वह किसकी है। ऐसे ही करके जो हिस्टोरिक है इसमें क्या हुआ, हमने प्रूफ भी मिले, रिटर्न में भी चीज़ पाई कि मान लो जो अगर पहले राजा वाजा ने कुछ काम करवा दिया, तो आदि मानव और नया राजा वगैरह ने दूसरे जो थे पुराने टाइम के बिल्कुल, तो उन्होंने कुछ काम करवाया तो वो लिखवा दिया, पत्थरा पे लिखवा दिया करते, पत्ता पे लिखवा दिया करते। तो उसमें वो अपने पूरे ऐतिहासिक में जहाँ पर हमने प्रूफ भी मिले कि भाई कुछ चीज़ है और रिटर्न में भी लिख रखे है उसके बारे में। ऐसी प्रोटो हिस्ट्री है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ प्रूफ मिले थे, अपन कुछ चीज़ें पाई पर उसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ था। ठीक है, जो बिल्कुल प्री हिस्ट्री है उसमें ना हमने कुछ प्रूफ मिले ना उसको कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको ना भाई जो है जो हिस्ट्री जो है तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जो आप इसमें मैं તમને बताता हूँ उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड कैसे है। एक है पूरा पाषाण काल, ठीक है, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल। ठीक, जो नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल है, इन इंग्लिश में भी भाई हम ध्यान रखियो कि क्वेश्चन जो आते हैं ना वो कई बार क्या हो, पूरा पाषाण काल की जगह हिंदी में ही पैलियोलिथिक लिख कर दे देंगे। ठीक है, जो पैलियोलिथिक ही लिख कर दे देंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही करके जो मीजोलिथिक है उसमें मध्य पाषाण काल बोल रहे हैं, जो मध्य पाषाण काल की जगह में मीजोलिथिक भी लिखा आ सके डायरेक्ट हिंदी में। ऐसे ही करके नियोलिथिक है भाई, नियोलिथिक में नवपाषाण काल। ठीक, ये भी इसने क्या अगर जो पियोलिथिक काल है इसने क्या अगर ओल्ड स्टेन एज, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, जो बिल्कुल पुरानी चीज है। ठीक है, बिल्कुल पुराने टाइम की बात हो रही है। ये जैसे मिडिल स्टोन एज बोला करें मीजोलिथिक ने, और जो नियोलिथिक है उसने न्यू स्टोन एज बोला करें। अब ये देखो 5 लाख से लेकर 10,000 तई बिफोर क्राइस्ट, यानी अभी हम ये चीज समझो कि बीसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो बीसी हुआ करे ना, जो ईसा मसीह था, ईसा मसीह यानी क्रिश्चियना का जो था जीसस,
तो सारे टाइम पीरियड को भाई उसके जन्म तक नापा जाता है, ठीक है। मान लो कि वो बंदा था जो ईसा मसीह, तो उसके जो बर्थ से पहले यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी उसके जन्म तक इतने लाख साल पहले, ठीक है। मान लो वो आज पैदा होया तो आज तक 5 लाख साल पहले, ठीक है। और आज के बाद जो होगा वो एडी हो जाएगा, ठीक है, यानी वो बाद की बात होगी। मतलब जब वो मरता है तो वो एडी में लिखा जाता है, आफ्टर डेथ। और बीसी में लिखा जाता है बिफोर क्राइस्ट। और नॉर्मल ईसा लिख देंगे तो यानी वो जिंदा था तो उसके जिंदा होने के टाइम पे, ठीक है। ये चीजें हैं। तो 5 लाख साल पहले यानी ईसा मसीह के जन्म तक 5 लाख साल पहले थे, 10,000 बिफोर क्राइस्ट। तो रुको मैं तुमने ना एक चीज समझाता हूँ इसमें। तो भाई देखो इधर, देखो मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। आड़े यो ईसा मसीह का जन्म होया, मान लो आड़े क्राइस्ट आ गया, ठीक है, सी लिख लिया मैंने, आड़े आड़े क्राइस्ट आ गया, यानी इधर तो जिस साइड होया करे जो सारा नेगेटिव में होया अगर अपने पास आप जो कर लाइन लगाओ जीरो बनाओ तो आड़ पॉजिटिव में वही साइड नेगेटिव में हुआ है। तो ऐसे ही करके है भाई सारी चीजें, ठीक है। कि जो इस साइड है यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट आड़ा आया, यानी मतलब जो जीसस था वो आड़ा आया, ईसा मसीह जो था यहाँ आया तो उससे पहले यानी आड़े 5 लाख साल पहले। यहाँ पर अगर आप 5 लाख साल लिखेंगे तो ठीक है, अगर आड़ा 5 लाख लिख देंगे तो यानी वो 5 लाख तक पहले, यानी इससे भी 5 लाख साल पहले, ठीक है। उस टाइम पे पूरा पाषाण काल था, ठीक। जब यो आड़ मान लो आप इधर आते रहेंगे तो कम होता चला जाएगा, क्योंकि आड़ जीरो है, जीरो तक पर आगे बढ़ेंगे आड़े 100, 200, 1000, 2000 इस तरह से, यानी आफ्टर क्राइस्ट होता चला जाएगा। और जैसे आप इधर जा रहे हैं तो इधर भी आप बढ़ते रहे हैं, लेकिन इसके पास माव है तो क्या हुआ कि जीरो हुआ आड़ा इस टाइम पे। जब आड़ जीरो होता है कम होता चला जाए, तो यानी 5 लाख से लेके जो 10,000 आड़ मान ले आप 10,000 लिख लेते हैं तो ये 10,000 थी। इसके बाद तो आड़े कितना रह गया, आड़े 10,000 साल रह गए। आड़े क्राइस्ट थी कितने रह गए, 10,000 साल रह गए। तो 10,000 साल रह गए, तो वैसे ही करके तो वो टाइम पीरियड था ना ये 5 लाख से लेकर 10,000 थी का बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी, यानी क्रिश्चियन के जन्म से पहले, जीसस के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो उस टाइम को बोला गया है पूरा पाषाण काल। उम्मीद करूँ भाई सब ने समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही करके पूरा पाषाण काल का जो टाइम है वो 5 लाख से 10,000 बीसी है, यानी बिफोर क्राइस्ट है, यानी इसके जन्म से पहले का, ठीक है। ऐसे ही करके जो मीजोलिथिक है यानी मध्य पाषाण काल, तो वो कितना है, वो आपन आड़े कंसीडर करा तो यानी ये भी 10,000 हो गया। 10,000 तो पहले क्या होगा 9,000, ये बार 9 तो लेके जो 4,000 है आड़े थी, आड़ मान ले 9,000 था, ठीक है। और आड़ा पापा 4,000 मानना है, 2 लाइन छोड़ के, आड़े इसके बीच में 3,000 साल रह गए। तो यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया, वो कौन सा हो गया अपना मध्य पाषाण काल, ठीक है। जो मध्य पाषाण काल हो गया वो आड़ित हो गया, ठीक। जो अपना जो नव पाषाण काल है वो कब तक माना गया है, यानी जो इसके बीच में अगर आप 7,000 से लेके 1000 ते ही आ जाओ, बिल्कुल इसके इस पॉइंट ते ही आ जाओ बिफोर क्राइस्ट के, तो वो कितना हो गया अपना नियोलिथिक हो जाएगा वो अपना, ठीक है। तो इस तरह से भाई चीजें हैं जो थारा समझ आ गया वो टाइम पीरियड कैसे लिख रखा है। तो बिफोर क्राइस्ट के है, आफ्टर क्राइस्ट के है। तो इसी तरह से भाई जो अपना है ये 5 लाख से 10,000 बीसी है, ठीक है। मीजोलिथिक है जो 9,000 से 4,000 है, और जो नियोलिथिक है वो 7,000 से 1,000 है, ठीक। तो पीलियोलिथिक में क्या होया करता कि उस टाइम पर क्या क्या होया करता, ठीक है। उस टाइम पे क्या होया करता कि जो स्ट्रिच हैं भाई वो पाए गए थे उस टाइम के, जो अपन आज के टाइम पे जो रिसर्च हुई उसमें क्या पाया गया, वो स्ट्रिच पाए गए जो महाराष्ट्र के उसमें थे। उस टाइम के लोग ने क्या क्या का आविष्कार कर लिया, जो आदि मानव का टाइम था पूरा, तो उस टाइम पे उन्होंने पत्थर तय आग जलाने का काम कर लिया था, ठीक है। और वो खाया कैसे करते, तो वो शिकार करके खाया करते, ठीक। ऐसे ही करके जो मध्य पाषाण काल है यानी मीजोलिथिक में, यानी 9,000 से 4,000 का टाइम आया जब लोग जानवर पालतू करने रखे थे, ठीक है। पालतू जानवर रखने लगे थे, तो राजस्थान में कौन सा जानवर रखा करते भाई, वो बाखोर नाम का एक जानवर हुआ करता जिसको वो भाई पालतू रखना उनने चालू करा था, ठीक है। बाखोर नाम की जगह है राजस्थान में, तो वहां पर पालतू जानवर रखना उनने चालू कर दिया था। ऐसे ही करके नियोलिथिक में क्या हुआ, जो नियोलिथिक है भाई क्रिश्चियन के टाइम थे 7,000 से 1,000, तो उस टाइम पे उन्होंने फसलें चालू कर दी भाई बोना, ठीक है। पहिए का आविष्कार हो गया था, ठीक है। जो इसकी जो साइट पाई गई है वो बुरजोम है, एक साइट है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो वहाँ पर नियोलिथिक न्यू स्टेन एज की चीज़ें पाई गई हैं, ठीक है, जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ऐसे ही करके जो स्ट्रिच है जो था यहाँ पे, जो पीलियोलिथिक है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जो अर्ली है, मिडल है और अपर है, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ कुछ साइट पाई गई, ठीक है। यहाँ पे कौन सी साइट पाई गई, जो पैलियोलिथिक में अपर साइड पे जो साइट पाई गई थी वो क्या थी, भीमबेटक थी, शैल आश्रम थी, ठीक है। ऐसे ही करके जो लोअर में थी वो कौन सी साइट पाई गई, जो सोहन घाटी जो पंजाब में है, उंगसी है जो वो कर्नाटका में है, चिरांद है, भीमबेटका है, ठीक है। तो ये सारी साइट है भाई, ये तो हमने याद रखनी पड़ेंगी कि ये पूछ सकें कि भाई जो लोअर पीलियोलिथिक है तो उसमें कौन सी साइट पंजाब में थी, तो उसमें ऑप्शन दे देगा सोना घाटी थी, उंगसी थी, या चिरान थी, भीमबेटका थी, या कुछ भी दे देगा। तो भाई तुमने पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई गई थी, ठीक है। जो ये भीमबेटका है ना भाई, इसमें ये अपर साइड में है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। जो मैंने गलत लिख रखा है, जो मैंने पढ़ा था, तो ये चीज़ मैंने दोबारा लिख ली थी, तो ये गलत है, ठीक है। ये भीमबेटका जो है ये अपर साइड में है, ओके। चलो इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े, जो पिछले पेपर हम आ चुके हैं एसएससी के में, एसएससी और डीएसएसबी के जो पेपर होंगे उनमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा भाई जो पहला एरा था उसको क्या बोला गया है, ठीक है। जो व्हाट इज द फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक कोल्ड, यानी जो प्री हिस्टोरिक है, बिल्कुल जो सामने मैंने दिखा दिया, जो प्री हिस्टोरिक है ये, इसका पहले एरे को क्या बोला गया है। इसका पहला एरा क्या है, यो पैलियोलिथिक है, जो इसके 3 पार्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो जो प्री हिस्ट्री है ना उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वो ये चीजें हैं, ठीक है। पेलियोलिथिक, मेजियोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो भाई इसका जो फर्स्ट एरा है उसको क्या बोला गया, पीलियोलिथिक बोला गया। जो मेसोलिथिक है उसका पीरियड कितना कितना है वो मैंने था पढ़ा दिया। मेसोलिथिक का 10,000 से 7,000 है। जो नियोलिथिक पीरियड है वो कितने कितना है, ठीक है। जो मैंने एक्सप्रोमेटली ने पूछ रखा कितना कितना है, वो अपन है हम पीछे लिख रखा, मैंने आंसर ही नहीं लिख रखा, तो वो 7,000 से 1,000 मान सको तुम, ठीक है। 7,000 to 1,000 बिफोर क्राइस्ट। तो ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैंने लिख कैसे रखी हैं, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट वाला सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एंशियंट स्टोन एज। जो एंशियंट स्टोन एज है यानी जो सबसे पुरानी एंशियंट स्टोन एज है उसको क्या बोला गया है, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया पीलियोलिथिक। जो था तो मैंने बता दिया कि जो बिल्कुल पुराने टाइम पे एंशियंट स्टोन एज। जो नियोलिथिक वो न्यू स्टोन एज हो जाए है, जो मेजियोलिथिक वो मिडिल स्टोन एज हो जाए है। तो वही चीज़ क्वेश्चन में आई हुई है, ठीक है। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वर ओस्ट्रिच वर फाउंड। तो मैंने था बताई थी कि ओस्ट्रिच कब फाउंड करे गए थे, पेलियोलिथिक में फाउंड करे गए थे, जिसमें वो बिल्कुल पुराने हो, जिसमें आग शिकार की खोज हुई थी और ओस्ट्रिच पाए गए थे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द स्टोन एज वर एनिमल फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। तो मतलब जो डोमेस्टिकेटेड की है कि इसका मतलब हो गया कि जब पालतू जानवर उन्होंने पालना चालू करा था, कौन से स्टोन एज में पालना चालू करा था, तो मध्यकाल में पालना चालू करा था। बाखोर नामक जगह थी जो थी राजस्थान में, और उन्होंने वो मध्यकालीन माती यानी मीजोलिथिक में आया करे, ठीक है। तो मैंने था पढ़ा भी दिया पहले कि मध्य पाषाण काल में मिडल स्टोन एज में पालतू जानवर बाखोर नामक जगह राजस्थान में इनके सबूत मिले हैं कि वहाँ पर आदमी पाला करते जानवरान। वट वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलियोलिथिक पीपल। तो भाई जो इनका मेन काम धंधा क्या था पैलियोलिथिक पीपल का, तो वो इनका जो मतलब पैलियोलिथिक पीपल थे जो बिल्कुल पुराने टाइम के थे, आदि मानव थे, जो पैलियोलिथिक ने क्या करा करते, वो शिकार की खोज करा करते, यानी आदि जानवर न मारा करते, यानी हंटिंग एनिमल्स। तो आदमी जानवर न वो मार मार के खाया करते, उनका मेन काम था शिकार करना, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द सिंधु विच इज कॉल्ड डैश इन संस्कृत। जो भाई ये क्वेश्चन है कि इंडिया का जो है वो सिंधु था आया है, तो वो संस्कृत में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो सिंधु है तो वो सिंधु ही कहा जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द सिंधु विच इज कॉल्ड डैश इन संस्कृत। जो सिंधु को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो उसको सिंधु ही बोलते हैं, ठीक है। In which type of megalithic tomb monuments the stone pieces were placed in a circular shape around a tomb। ठीक है। तो इस मनु क्या है भाई कि मान लो कोई भी मकबरा है, ठीक है, मकबरा है तो उस मकबरे के साइड में पत्थर पत्थर गोल गोल करके लगा दिए हुए हैं बहुत सारे, ऐसे करके जो मैंने मकबरा बना रखा है, तो इसके साइड साइड में गोल गोल करके पत्थर लगा दिए हुए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केरन सर्कल, ठीक है। क्या बोलते हैं, केरन सर्कल। हिंदी में लिख देता हूँ भाई, केरन सर्कल,
ठीक है। केरन सर्कल, ठीक है। तो इसको भाई केरन सर्कल बोलते हैं। तो भाई उम्मीद करूँ कि तुमने पहला थोड़ा बेसिक दिमाग में घुसा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल पुरानी हिस्ट्री है भाई। बोर होते हो तो भाई अपना 2x पे देख लियो इसने, तो थारे खातिर बेटर हो जाएगा। तो थोड़ा मैं समझाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि भाई थारा समझ आ जाए। अ सेल इज डैश ऑफ नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। जो भाई सेल है ना, मान लो एक सेल को नियोलिथिक पीरियड में क्या बोला जाया करता, किसको बोला जाए, एक सेल को क्या बोला जाया करता, सेल्ट है मेरे ख्याल से। सेल नहीं होगा, ये सेल्ट है, ठीक है। जो सेल्ट है, सेल्ट को क्या बोला जाया करता नियोलिथिक पीरियड में, उसको बोला जाया करता भाई वेपन। एक वेपन को एक सेल्ट बोला जाया करता नियोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड कौन सा, नवपाषाण काल, ठीक है, जो मतलब 4000 से 1000 के बीच में था। Which of the following is a Paleolithic site of archaeological is importance in India? तो नु क्या है कि भाई जो पेलियोलिथिक साइट है तो वो कौन सी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इन इंडिया में, वो कौन सी है भाई, उंस्की है या किथे या कर्नाटका में। मैंने तो पढ़ा दिया, ठीक है, कर्नाटका में या साइट है, मैंने लिख दिया कर्नाटका। तो यह उंस्की साइट है भाई, जो बहुत फेमस है, पेलियोलिथिक साइट है जो आर्कियोलॉजिकल्स की, जो इम्पोर्टेंट है इंडिया में। Name the cave or rock sheltered under of the human in the upper Paleolithic stage, ठीक है। जो यूनुका है भाई कि जो जो केव है और रॉक शेल्टर्ड यूज करी गई है इंसानों द्वारा अपर पेलियोलिथिक में। अपर पेलियोलिथिक में मैंने थारते बताई थी जो साइट है, एक बताई थी मैंने थारते लोअर में, एक बताई थी अपर में, ठीक है। जो अपर में थी वो खाली एक ही थी, वो कौन सी थी, अपनी भीमवेट का शेल, जो मैंने थारते कही थी कि इसने लोअर में काट लियो। देखो मैंने थारते बताई थी कि लोअर में काट लियो। तो जो ऊपर वाली साइड थी उसमें खाली एक दो साइड थी जो थी भीमबेटिका, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये क्वेश्चन में जो आया हुआ है कि भीमबेटिका जो साइट है वो है भाई जो अपर यूज करी गई थी ह्यूमंस के द्वारा अपर पेलियोलिथिक स्टेज पे, ठीक है। द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक एंड इंडियन साइट। तो भाई ये क्वेश्चन है कि जो स्कल है, स्कल मतलब समझ रहे हो, जो खोपड़ी है वो पाई गई थी कि एक प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट में, वो कहाँ पाई गई थी भाई, वो हथनोरा नामक जगह है, तो वहाँ पर ये चीज़ पाई गई थी, ठीक है। तो भाई ये अपना जो मेन हिस्ट्री के थे भाई उसके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो इसके आगे मैंने थोड़े लिख रखे क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी के। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद मैं सामने पढ़ाना चालू करता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी पुरानी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो भाई वहाँ पे जो सबसे पहले जो की थी मनुष्य के द्वारा प्राप्त की गई पहली धातु कौन सी थी, तो वो सबसे पहले जो कौन सी धातु पाई गई थी वहाँ पे, तांबा पाई गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पर क्या पाया गया, तांबा। तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखियो कि बहुत सारी चीज़ें ये पूछी जाएंगी कि भाई सबसे पहली चीज़ें क्या बनी थी, किस तरह बनी थी। तो वहाँ पर सारी जगह तांबे तो सब कुछ काम हुआ था, सबसे पहली चीज़ें यहाँ पाई गई थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी, तो भाई 1921 में भाई इसकी खोज होनी चालू हो गई थी हड़प्पा सभ्यता की, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज कब होनी चालू हो गई थी, 1921 में। किस पुरातत्व ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की थी, तो भाई जो किस पुरातत्व यानी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पा नामक जगह है जो, ठीक है, जो ये हड़प्पा नामक जगह है, तो इसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी भाई दयाराम साहनी ने। ये हड़प्पा नामक जगह है कहाँ पे, ये पंजाब में है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखियो तो हम की हड़प्पा नामक जगह की तैयार पंजाब में। तो यह शुरू किसने करी थी, दयाराम साहनी ने खोज करनी इसकी शुरू करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो सबसे पहले क्या करा करते, जब भाई अभी हम देख लो ये प्री हिस्टोरिक सारी चीजें जा ली, तो उसके बाद नियोलिथिक में वो क्या करने लगे थे, वो खुद का बोना खाना कमाना चालू कर दिया था उनने। तो उन्होंने एग्रीकल्चर आ जाएगा, जो एज एग्रीकल्चर वो ज्यादा करा करते उस टाइम के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के। तो इस सभ्यता हुए की है, मैं तुमने एक बार हिंदी में बढ़िया डाल बता देता हूँ। ये एक सिविलाइजेशन हुए हैं जो कर आपा नू है नॉर्मल, आपा लोग रह रहे हैं, आपा लोग रह रहे हैं और अपने लोग का कुछ आपदा आ जा, ठीक है, पूरी धरती एकदम खत्म हो जावे, ठीक, पूरी धरती पे मान लो कुछ भी है, सूखा पड़ जावे, लोग मर जावे, नू के नू कुछ भी बीमारी आ जावे, जिस तरह लोग
पूरे मर जाओ, पूरी दुनिया खत्म हो जावे, और उसके बाद में कोई जन्म ले यार, वो हमारे ऊपर रिसर्च करें, तो वो ये सोचेंगे कि यार ये लोग तो टीवी देखा करते, टीवी के कंपोनेंट्स पा जाए, कुछ भी पा जावे उनने, पेन पा जावे, कापी पा जावे, तो उन्हें पता चल जाओगा अरे ये लोग पहले के ऐसे करा करते, ऐसे भाई पेन के लिए लिखते होंगे, ऐसे वो टीवी देखते होंगे, ऐसे एसी में सोया करते, या कुछ भी, ठीक है। तो उस तरह तो भाई ये पूरी अपनी सभ्यता मान लेंगे कि इस टाइम पे कोई सभ्यता रहा करती इतने टाइम पहले। तो वैसे ही करके आप सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या है, जो सिंधु है भाई वो एक नदी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडस रिवर इंग्लिश में। तो उसके जो जहाँ तक वो पानी बहा करता ना सिंधु घाटी का, यानी इंडस रिवर का जो पानी गया था, जो उसके साइड में किनारे पर जो लोग रहा करते, तो उसको बोला गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता उसको बोला गया जो सिंधु घाटी की नदी के किनारे किनारे पर जो लोग बसे हुए थे, ठीक, उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। किस पुरातत्व ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की थी, तो भाई वो दयाराम साहनी थे। वो लोग क्या करते मुख्य काम पे, तो खेती बाड़ी करा करते, कृषि का काम करा करते। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानघर का आकार कैसा था, जो मोहनजोदाड़ो है भाई ये भी एक नामक जगह है, ठीक है, और ये जगह फिलहाल के टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक। जो करियो हड़प्पा स्थल है ना, जहाँ पे इसके जो हड़प्पा नामक जगह जो पंजाब में जाते हैं नदी बहे हैं, तो जो वैसे ही करके मोहनजोदाड़ो जो है, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कुछ दिन पहले तो हमने पता भी होगा कि इंडस रिवर का पानी रोक दिया था। तो वैसे ही करके जो ये सभ्यता है, तो ये पाकिस्तान में है मोहनजोदाड़ो, क्योंकि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी का पानी है, वो पूरा पाकिस्तान में भी जावे है, तो पाकिस्तान में भी जावे है, तो वहाँ पर भी सभ्यता थी। तो वह मोहनजोदाड़ो नामक जगह भी वहीं है, और वहाँ पर क्या है कि वहाँ के विशाल स्नानघर यानी बाथरूम में जो आप स्विमिंग पूल बना के नहाओ, तो वहाँ के कैसा था, तो वो भाई रेक्टेंगल शेप का था, यानी आयताकार का था, क्योंकि उनने भाई नापना तो आया नहीं करता कि हाँ भाई उड़ान तो 5 फुट ले लिया, इधर तो 5 फुट ले लिया, तो कि वो बना लेंगे, वो तो बस जोड़े जाया करते, अपने गड्ढा सा बना लिया, वो रेक्टेंगल शेप का होया करता, ठीक है। तो ये अपना भैया अब बस शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा साइट है ये 1921 में फाइंड आउट करी गई थी। ये है कहाँ पे, पंजाब में है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। रावी नदी और दयाराम साहनी ने इसकी फाइंड आउट करी थी, अपन क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो है वो भाई जगह पाकिस्तान में है, वो सिंधु घाटी नदी के किनारे है, और इसका राखल दास बनर्जी ने फाइंड आउट करी थी यह चीज़। और वहाँ पर हमने मिले क्या क्या थे, जो भी अवशेष मिले वहाँ पे मिली थी तांबे की मूर्तियाँ, मृतकों का टीला, स्नानघर, क्ले फिगर्स। जो स्नानघर हैं, जो अपन ने पढ़ा कि भाई वहाँ के स्नानघर कैसे हैं मोहनजोदाड़ो के, जो पाकिस्तान में है, और रेक्टेंगल शेप के हैं। वहाँ पर मृतकों का टीला भी ओढ़े भी मिला गया था, ठीक है। क्ले फिगर्स यानी भाई जो मिट्टी के बनाए हुए के कुछ खिलौने बना लिया करके, उस टाइप की चीज़ें भी मिली हैं वहाँ पे। फिर एक है चुंदूड़ो भाई जो जगह है वो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। यह भी सिंधु नदी के किनारे मिली गई है, ठीक। लोथल नामक जगह है भाई जो गुजरात में है, वो यो किसने फाइंड आउट करी थी भाई, वो भोगवा ने करी थी, ठीक है। और यो बंदरगाह है एक। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं सामने मैप दिखाता ना तब ज़्यादा समझ आवे। जो इंडिया का मैप है ना भाई, वहाँ पे देखना कि जो इंडस रिवर है वो बिल्कुल ऊपर जम्मू कश्मीर तक लेके ना, पंजाब में होगा, पाकिस्तान में होगा, नीचे थी गुजरात थी आती है, पूरी नीचे थी गुजरात में, पाकिस्तान में, पूरे में पानी देती है, ठीक है। डिवाइड हो जाओ मल्टीपल पार्ट्स में, तो इस वजह से भाई हम ये कंफ्यूज मत होना कि ये रावी नदी कितना आ गई, तो भाई वो सारी नदी मिक्सअप हो जावे आगे जाके, जो उस तो अलग अलग नदी निकल जावे इंडस रिवर तक। तो भाई वो भी था उसने उसके अंदर ही कंसीडर करके चालियो, ठीक है। ऐसे करके लोथल गुजरात में भाई जो भोगवा है वहाँ पर बंदरगाह है, तो वहाँ पर वो चीज़ें पाई गई थी, ठीक है। जो कालीबंगा है भाई वो राजस्थान में है एक जगह, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है। जो स्थल पाया गया था कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या मिला था, वहाँ पे मिला था काली चूड़ी, लिपस्टिक, घर का पर्सनल कुआं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ करता, सभ्यता थी, जो पूरे लोग मरे हुए थे, वहाँ पे कुएं थे भाई, हर घर गेला पर्सनल कुएं बना रखे थे उनने। वहाँ पर काली चूड़ी पाई गई थी, लिपस्टिक पाई गई थी, ठीक है। ऐसे ही करके जो अपना छठा है भाई, उसमें क्या है, वो धौलवीरा है जो है गुजरात में।
वहाँ पर भाई 3 भागों में बांटा गया, वहाँ पर 3 चीज़ें पाई गई थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि मैं थोड़ा बताता हूँ, जो धोलवीरा गुजरात है ना, वहाँ पे जो पहले के लोग रहा करते वो इस तरह रहा करते कि जो सीटाडल है, मिडल एंड लोअर, 3 चीज़ मानी गई थी, ठीक है। तो सीटाडल हो गया यानी वो सब ऊंची जगह मानी गई। मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ पर अपन ने घर बनाना है, तो ये सब तो ऊपर हो गया ना, तो इसको बोल दिया कि सीटाडल, ठीक है। जो मिडल में हो गया, आड़ा हो गया लो, नॉर्मल लोग रहे, ठीक है। इधर देखिए लो हो गया लोअर, बिल्कुल नीचे। तो इसमें 2-3 चीज़ थी। देखो सीटाडल था ना, यहाँ पे बिल्कुल राजा लोग रहा करते, ठीक है, इनके टाइम के, जो बिल्कुल अमीर अमीर लोग थे, ओके। तो उसके बाद जो मिडिल है वहाँ पर नॉर्मल लोग रहा करते, ठीक। और जो बिल्कुल लोअर है वहाँ पे बिल्कुल उससे भी नीचे के लोग रहे हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ मिडिल में रहा करते, जो बिल्कुल लोअर क्लास लोग हैं वो बिल्कुल नीचे रहा करते, जो बिल्कुल राजा महाराजा वो ऊपर रहा करते। जो सब ऊपर वाली जगह है उसको क्या बोला गया, सीटाडेल बोला गया। जो मिडिल वाली जगह उसको मिडिल बोला गया, लोअर को लोअर ही बोला गया, ठीक है। ऐसे ही करके भाई अपने आगे आगे राखी गढ़ी, जो थाने पता ही है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, हिसार में है, हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद है बिडाना, बिडाना यह भी भाई हरियाणा में है, ठीक। बनावली या हरियाणा में। भाई इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, राखी गढ़ी, बिडाना, बनावली, हरियाणा जीके में, ठीक है। और डिटेल में पढ़ने तो आप हरियाणा जीके की वीडियो देख सको मेरी, तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। आगे है भाई जो इसमें मैंने कुछ अदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रखी है। हड़प्पा भारत में वर्तमान कर्नाटका से सोना लाते थे, यानी जो हड़प्पा वासी थे ना जो लोग, तो वर्तमान उस टाइम पे कर्नाटका से सोना लेकर आते थे, और ये लोग अपने मकान वर्गाकार या आयताकार में बनाते थे, यानी जो रेक्टेंगल शेप में भाई अपने मकान ये बनाया करते, ठीक। आगे है भाई कुछ चीज़ें हैं जो भाई 2 साइट और हैं, जो है कालदीजो और बोलन दर्रे, ठीक है। बोलन दर्रे ये भाई महेंद्रगढ़ मेहरगढ़ में है, ठीक है। और जो कालदीजो है यो है भाई सिंधु घाटी के नदी के किनारे, ठीक। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, इसके जो मेन मेन है क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदाड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान की किस प्रांत में स्थित है, यानी जो मोहनजोदाड़ो है उसकी प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान की किस प्रांत से स्थित है, तो भाई वो सिंध है, ठीक है। और डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, तो भाई जो सबसे पुरानी खोज जो माना जा है भाई सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है बिरड़ाना, जो कि थे अपने हरियाणा में, ठीक। निम्नलिखित से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी, तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, वो भाई एक शहरी था, ठीक है। उसको शहरी माना जाया करता सिंधु घाटी सभ्यता में, कि यहाँ पर भाई शहर है ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे, यानी जो सिंधु घाटी के सिंधु जो नदी है उसके साइड में बस रहा वो पूरा शहर है। कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, जो हड़प्पा स्थल है भाई वो जो अफगानिस्तान में है वो है भाई सोरतई, ठीक है। सोरतई जो है भाई अफगानिस्तान में स्थित है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ करता, जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये बहुत पुराने टाइम की बात है। तो उस टाइम पे क्या था कि सारी चीज़ें बड़ी मिक्सअप में इंडिया में ही आया करती। अधिकांश हड़प्पा मोहरें किस चीज़ से बनी हुई होती थी, तो भाई वो साबुन का पत्थर हुआ करता, साबुन टाइप का पत्थर हुआ करता, उस पर ये सारी चीज़ें बनी हुआ करती है, ध्यान हड़प्पा की मोहरें, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक गोदी खाना पाया गया, तो सिंधु घाटी के भाई जो स्थल है उसमें एक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें एक गोदी खाना पाया गया, तो वो कौन सा है भाई, जो लोथल है, जो मंत्रार्थ पढ़ाया है, लोथल शायद गुजरात में, हाँ लोथल, देखो ये गुजरात में है, तो मंत्रार्थ पढ़ाया कि लोथल में यहाँ पे एक गोदी खाना पाया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है, किस नदी पर स्थित है, तो भाई वो कौन सी नदी पे है, गौड़ नदी पे इनाम नाम का गांव है जो स्थित है, ठीक है। पुरातत्व के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम भाग का छोटा और ऊंचा, जिसे डैश नाम से जाना जाता था, जो छोटा और ऊंचा हुआ करता, जो मैंने था बताई, जो बिल्कुल पहाड़ जैसी जगह बता मैंने था बताया, जो ऊंचा जगह है उसको क्या बोला गया था, उसको सीटाडेल बोला गया था, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, मिडिल एंड लोअर में, उसको बोला गया था गढ़, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में से किस स्थल पर जेडाइट पत्थर पाया गया है, ठीक है। तो भाई हड़प्पा सभ्यता में किस जगह पर पाया गया भाई, वो है डाउजली एडिंग, जो है असम में, वहाँ पे ये साइट पाए जो पत्थर पाया गया है जेडाइट, जो है डाउजाली एडिंग में, ठीक है।
तो यो अपने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट साइट थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मैंने कंप्लीट कर दी हैं। तो इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, ठीक है। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या क्या है, कैसे कैसे थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? तो भाई बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी गौतम बुद्ध ने, ठीक। सबने पता होगा गौतम बुद्ध के बारे में। तो ये भाई कब इसने स्थापना करी थी, जन्म कब हुआ था, पहले तो आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563, ठीक है। अब था 543 ईसा पूर्व, यानी समझ रहे हो कि ईसा पूर्व का वही चार्ट बना के देखो। तो हम ये भी यहाँ पे 1023 तो नियोलिथिक था, ठीक है। 1023 तो नियोलिथिक था ना, नियोलिथिक काल जो था तो पढ़ाया मैंने अभी। तो उससे यहाँ पे जब ये चालू हुआ ना 563 पूर्व ईसा पूर्व, तब योग आड़े 0 तक लेके, यानी अड़े क्रिश्चियन जो पैदा हुआ जीसस वहाँ तक लेके उसके बीच का जो टाइम था ना 500 साल बाद, उस टाइम पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक। तो उसका जन्म का प्रतीक क्या है भाई? तो उसका देखो, इसने कैसे याद रखोगे तो हम, जो जन्म का प्रतीक है ना कमल का फूल माना गया है, ठीक है। तो हम इससे याद कर सको कि जो कर गौतम बुद्ध है, ठीक। गौतम बुद्ध को क्या पसंद था? बीजेपी पसंद थी, ठीक है। बीजेपी का भाई चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है? कमल का फूल, ठीक। तो इस तरह था भाई। उसके बचपन का नाम क्या था? उसके भाई बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उसके पिता का नाम था सुद्धोधन, माता का नाम था माया देवी। और जो माया देवी जो थी ना इसकी माता, तो 7वें दिन इसकी मृत्यु हो गई थी, यानी जो जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, तो उसके जन्म के 7वें दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर जो है जो इसके पिताजी थे शुद्धोधन, उन्होंने शादी कर ली फिर से प्रजापति गौतमी से, ठीक है। जो प्रजापति गौतमी थी उससे शादी कर ली इसके पिता ने। जब वो 7वें दिन मृत्यु हो गई थी उसके बाद, ये मतलब सिद्धार्थ पैदा होने के बाद, गौतम बुद्ध पैदा होने के बाद, जो इसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी का क्या नाम था? उसकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। जो गौतम बुद्ध थी उसकी पत्नी का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल। जन्म स्थान इसका क्या था? लुम्बिनी। और ज्ञान की प्राप्ति इसने की तो हुई थी बोध गया बिहार में, ठीक है। ये याद रखिए तो हम जो बोध गया है बिहार में, ठीक है। और इसने पहला प्रथम उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन देखना अभी तुमने, मैं करूंगा ना, करवाऊंगा, तो हम देखना कि पिछले पेपर हम कितनी बार पूछे गए। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गण के मुखिया थे? तो भाई ये भी चीज ध्यान रखना कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक राजा था, ठीक है। जो गौतम बुद्ध था भाई वो एक राजा था। मैं तुमने इसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। एक राजा के घर में पैदा हुआ। जो शुद्धोधन था भाई वो एक राजा था, शाक्य वंश का, शाक्य गण का, ठीक है। मुखिया था, शाक्य एक गण था, मतलब एक समूह था, जो कर गांव में सरपंच है उस टाइप का मान लो। तो उस टाइप का भाई एक जो था शुद्धोधन था वहाँ का मुखिया था, ठीक है, सरपंच आदमी। उसके घर पैदा हुआ भाई ये सिद्धार्थ नाम का गौतम बुद्ध, ठीक है। तो इसने क्या करा गौतम बुद्ध ने, जो इसकी शादी हुई तो इसकी शादी इसने कर ली भाई 25 की उम्र में। फिर उसके बाद इसने बाल एग्जाम दिया, सारी चीज़ें कर ली, पूरी ज़िंदगी में मौज ली इसने, ठीक है। मौज लेने के बाद भाई इसकी उम्र आ गई भाई 29 साल की, ने बालक बुलक पैदा कर लिए। जब ये 29 साल का हुआ ना तो फिर इसने क्या सोची, अब तो भाई कमा के खाना पड़ेगा, कमा के अपने भाई लुगाई तक खवाना पड़ेगा। इसने सारे मजे ले लिए भाई जिंदगी के। तो उसके बाद इसने क्या सोचा कि चल ठीक है मैं जंगला में चला जाता हूँ, लुगाई घर बार सब छोड़ दूंगा। जब ये सब छोड़ कर 29 की उम्र में वो घर तक बाहर चला गया। घर तक बाहर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाए तो भाई अपने तपस्या में लाग जाए तो इसे कब गया था? ये 29 साल का गया था। 29 साल के बाद जब ये 35 साल का होना तो इसने भाई ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाए भाई 35 साल की उम्र में, तो ठीक है। और ये जो जिस ओढ़ है भाई उसके सामने कति आँख खोला तो उसके सामने भाई एक नदी हो है, नदी बहरी हो है, तो वह भाई निरंतरा नदी हो है, ठीक है। निरंतरा नदी हो है जिसके सामने बैठ के तपस्या कर रहा है। चलो भाई इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हम भी देखेंगे, मैंने जो स्टार्ट स्टोरी सुनाई है तो इस स्टोरी पे कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो गौतम बुद्ध है भाई उसके पिता है शुद्धोधन, जो किस गण के मुखिया थे भाई? जो शाक्य वंश के, शाक्य गण के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो भाई जो महात्मा बुद्ध थे उनके प्रिय घोड़ा, जब ये घोड़सवारी पर जारी मान जाया करते तो क्या था इसके घोड़े का नाम? कंथक था, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध में क्या गया है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका ध्यान रखियो। तो हम जो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसको बोला गया है महाभिनिष्करणम, ठीक है। महाभिनिष्करणम, ठीक है। उसने भाई घर छोड़ दिया अपना, तो उसने विनाश कर लिया खुद का, महाभिनिष्करणम, ठीक है। तो इस तरह हम याद रख सको।
अब है भाई, किस वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने? तो भाई कौन सी उम्र में करा था, मैंने था स्टोरी में सुनाया, तो 29 उम्र की में, जब उन्होंने कमाने की सोची, कमाने की जिम्मेदारी आई, जब उसने अपना घर त्याग कर दिया। महात्मा बुद्ध ने घर त्याग के बाद अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो भाई जो आलार कलम है, ठीक है, जो आलार कलम है ना, तो वो भाई इसको भाई उड़े एक पंडित बैठा था, ठीक है, आप स्टोरी पाते हैं बैक टू। जो भाई नदी के किनारे एक पंडित बैठा था, तो भाई उसका नाम क्या था? अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम नाम का पंडित था भाई, जानता ही उसके पाया में पड़ गया। गौतम बुद्ध ने बोला मन तो ज्ञान चाहिए, मैं तो दुखी हो लिया हूँ अपनी जिंदगी से, तो दुखी हो लिया था। तो भाई अलार कलाम ने बोला ठीक है मैं दूंगा तने ज्ञान, क्या था टेंशन ले रहा है। जब इसी ने बोला भाई मैं दूंगा ज्ञान, तो भाई उसके बाद वो पाया में पड़ गया। पाया में पड़ते उसने बोला भाई आज तो तू ही मेरा गुरु है, तो गुरु बना दे। सीधा नु बोला गुरु भी, मगर बैठ तपस्या में पीपल के पेड़ तले और काचे काटे, ज्ञान बड़े नू करके जाप कर 2-4 मंत्र पकड़ा दिए, ठीक है। तो भाई इसका जो गुरु था वो कौन था? अलार कलम, ठीक है। ये भी था, मिस्ते याद कैसे करोगे? तो भाई नदी में क्या खिल सके? कलम खिल सके है। कलम क्यों है भाई? जो आप फूल की कलम बो दिया कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग जिसने बोला है भाई, किसी पेड़ का ऊपर तक काट दिया तो वो कलम में तो बोला रहा उसने कि हाँ भैया गुलाब की कलम है। तो वही इस तरह था कर रखिए। आलार 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 कैसे याद रखोगे? कि आम की कलम याद कर लो, तो वहां पर आम की कलम बो दी थी मेरे भाई। जब भी आम की कलम बोई, गौतम बुद्ध ने बोला ये बैठे हमें पीपल पेड़ तले, तो भाई इस तक हमने याद हो जाएगा कि अलार कलम थी, ठीक है। तो 65 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी थी भाई, जिस पर ये जाग कर रहे थे, ठीक है, काम इसने बोई थी कि पीपल के पेड़ के नीचे कितने वर्ष तक कठिन तपस्या करी। तो ये मैं हमने पढ़ा चुका हूँ कि भाई 29 की उम्र में हो गया था, 35 की उम्र में उसने ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने कितने साल लगे थे? 6 वर्ष लगे थे। किस वर्ष के नीचे उसने प्राप्ति हुई थी ज्ञान की? पीपल के पेड़ के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था भाई? वो सारनाथ में दिया था, ये मैं तो पढ़ा चुका हूँ। और इस जो जो दिया करता भाई, उसको क्या उपदेश देने को भाई, इसको बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो भाई वो ऐसा ऐसा सारनाथ में इसने उपदेश दिया, सारे नु बोले कि अपना हिंदू धर्म मुसलमान जो दे सब छोड़कर नु बोले तो हम बुद्ध धर्म में जाएंगे। तो इसका इसीलिए इसमें भाई जो है बौद्ध धर्म में जो उपदेश देने को क्या बोला गया है? धर्म चक्कर परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म चक्कर परिवर्तन, धर्म का पूरा चक्कर है परिवर्तित कर दिया इसने। उपदेश देने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? धर्म चक्कर परिवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो भाई इसने कौन सी भाषा में दिए थे? पाली में, ठीक है। तो भाई इसने वो पाली भाषा भी सीख ली थी भाई, अपने अलार कलम दो रहे, अपने गुरु जी दो रहे। तो इसने बोला मैं तो पाली भाषा में दूंगा भाई उपदेश, ठीक है। तो उसके बाद जो पाली भाषा भी सीख का आया था भाई अलार कलाम दो रहे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए पर दिए, ठीक है। तो भाई इसने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, श्रावस्ती नामक जगह है भाई, वहां पर इसने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे भाई। और कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। प्रमुख शासक जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, ठीक है। जो भाई मैं तमने ना आगे जाकर हम देखियो, मैं तमने पूरे वंश पढ़ाऊंगा, एक वंश क्यों था, उसमें उज्जैन कौन था, बिंबिसार कौन था, तो इस तरह से मैं तमने सारी चीजें पढ़ाऊंगा। और कनिष्क कौन था, हर्षवर्धन कौन था, तो उसे आप आगे पढ़ेंगे। तो इसके हम नॉर्मल याद रख लो कि जो इसके महात्मा बुद्ध के प्रथम बुद्ध के अनुयायी, यानी अनुयायी मतलब वो भाई फॉलोवर्स, फॉलोवर्स समझ रहे हो? उस टाइम पे भी इंस्टाग्राम चला करता, और जब पे फॉलो मार दिया मेरे भाई इन सारे राज्य ने, समझ रहे हो? सारे हरिया वंश ने। जो उद्दीन है ना भाई, उद्दीन, इसका भी हम ध्यान रखिए। उद्दीन नामक जो हरिया वंश का है ना, आगे जाके देखना कि उन्होंने महात्मा बुद्ध खातिर ने एक क्या बोलते हैं चिकित्सकार, उसने मतलब जो है डॉक्टर डॉक्टर भेजेगा यो, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा था हमने कि एक डॉक्टर भेजेगा इसका, जब ये बीमार हो रहा हुआ महात्मा बुद्ध, इसके फॉलोवर थे। तो सबसे पहले जो राजा थे इन्होंने इसका धर्म परिवर्तन खुद का करा था, इनको लेकर ये चीजें मान सको था हम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई। आगे है अपना महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी भाई 483 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी, ठीक है। तो इस तक हम ये देखो कि उम्र इधर तक कम होने लग रही है। जो टाइम पीरियड अपन ने 563 था, तो ये 483 बजा लिया है, यानी यहाँ पर जीरो के करीब आने लग रहे हैं, समझ गए। मृत्यु के लिए यूज होने वाली शब्दावली, तो भाई शब्दावली क्या है मृत्यु के लिए यूज होने वाली? तो महापरिनिर्वाण,
ठीक है। महाभिनाशक यानी घर छोड़ना, धर्म चक्र परिवर्तन यानी उपदेश देना, और महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण मतलब बिल्कुल छोड़ दो दुनिया, मतलब मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, तो मृत्यु के चक्कर के लिए यूज होने खातर के महापरिवार चक्कर, निर्वाण हो जाएगा मतलब कति दूर हो जाए दुनियादारी से, अपनी स्थिति कराओ दुनियादारी। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को क्या किया गया। जब मृत्यु हो गई थी भाई जो इसकी, तो उसके बाद क्या करा गया, तो उसके बाद भाई इसके शरीर को काट कूट के 8 भागों में बांट दिया गया और उसको दफना दिया गया था। ठीक है, अलग अलग जगह। ऐसे ही करके भाई बुद्ध धर्म जो है मूल किस सिद्धांत पर आधारित था, तो भाई इसका सिद्धांत क्या था बौद्ध धर्म का, तो वो था ईश्वरवादी। यानी भाई वो भगवान ने नहीं माना करते, कि ईश्वर ने नहीं माना करते किसी भी। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिणा को क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में जो भाई त्रिणा को क्षीण यानी भाई मन की इच्छाओं को बिल्कुल जीरो कर देने को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं निर्वाण। जो मंत्र बता दी, महापरिनिर्वाण, बिल्कुल दुनिया का मुक्त हो जाओ और मोक्ष की प्राप्ति हो जाओ। तो वैसे ही करके त्रिणा को क्षीण हो जाना, त्रिणा को क्षीण हो जाना मतलब मन की इच्छाओं को पूरा खत्म कर देना, उसको क्या बोलते हैं, निर्वाण। महात्मा बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे। तो महात्मा बुद्ध के भाई जो आगे जाके जो फॉलोवर हुए वो 2 पार्ट में बटे जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं भिक्षुक जो भीख मांग के खावे, मतलब भिक्षा मांग के खावे। एक हुआ उपासक जो, तो भाई एक हुआ उपासक जो कि क्या करें, पूजा पाठ करा करें। ठीक है, और अपना नॉर्मल जीवन जिया करें। और जो एक होया करे भिक्षुक जो भिक्षा मांग के खाया करें। तो आगे पढ़ते हैं भाई। आगे है बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं। तो बौद्ध धर्म में भाई कुल मिला के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई कि तो इसमें कितने रत्न हैं। तो इसमें भाई 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म में। कौन सा है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम संघ, तो हम करके याद कर सको, बुद्धम बुद्धम बुद्धम, बुद्धम का क्या एक संघ है। ठीक है, तो इस तरह थारा याद हो जाएगा बुद्धम संघ। भाई इसके 3 रत्न थे जो बुद्ध धर्म थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर कितनी बौद्ध संगीतियां हुई। तो भाई बौद्ध संगीतियां का मतलब मैं थाने बता देता हूँ कि जो कर उपदेश दिया गए ने, तो ये कितनी जगह उपदेश दिए गए, संगीतियां कितनी हुई भाई इसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर जो बड़ी बड़ी हुई थी। तो वो 4 हुई थी भाई। ठीक है, इन चारों में तुमने याद करवाता हूँ, कैसे याद करोगे। जो पहला बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति हुई जो भाई पहली हुई, तो वो कित हुई, जो भी भाई जो कर बौद्ध धर्म में जो कर इसने ज्ञान हो गया भाई, तो सबसे पहले राजा का बेटा था यानी था। ठीक है, तो इसने सोची कि जो ये राजा है ना उसका तो राजा के सबसे पहले ज्ञान पे लूंगा भाई, मैं ज्ञान पे लूंगा। तो वो किस चला गया, सबसे पहले राजगृह में चला गया, यानी राजा दौरा चला गया। तो राजा कौन था, आजाम शत्रु। ठीक है, ये कुकर याद रखोगे। जो भाई आजाम शत्रु था वो मान लियो कि पहले ही शत्रु था गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो गौतम बुद्ध सबसे पहले कितने गया, राजगृह में गया। राजगृह में कौन किससे मिला, अपने शत्रु से मिला। कौन सा शत्रु था उसका, आजाम शत्रु। ठीक है, तो थारा उम्मीद करो भाई पहले याद होगी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कित करी उसने, राजा का दौरा करी। कौन से दौरे, जो उसका शत्रु था। कौन सा शत्रु था, आजम शत्रु। ठीक है, राजा का नाम था। जो दूसरी बौद्ध संगीति करी भाई वो उसने कड़े करी वैशाली में। वैशाली भी एक जगह थी भाई। वैशाली का क्या सीन है कि इसने राजगृह में कर ली। तो राजगृह में बाद में बोला कि चल ठीक है भाई मैं बौद्ध संगीति अपनी दूसरी करूंगा, और वो बहुत विशाल उस पर करूंगा, कि बहुत बड़े लेवल पर करूंगा, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दूंगा। राजा तो तुमने दे दिया, सबसे पहले किस गया, राजा तो रह गया। कौन था वो, आजाम शत्रु। दूसरा पेशेंट क्या करा कि भाई मैं बड़े विशाल विशाल तरीके से करूंगा, ज्यादा लोगों ने ज्ञान दूंगा, ज्यादा लोगों ने कन्वर्ट करूंगा बौद्ध धर्म में। तो इसने वैशाली में करी। ठीक है, जब वैशाली में करी तो वहां का राजा कौन था, पूरे मतलब उसको एक जो कर अपन मान लिया रिप्रेजेंटेटिव लीडर किसने मान बनाया, यो काला अशोक कर दिया इसने। ठीक है, एक काले रंग का आदमी था उसका नाम अशोक था। ठीक है, काले रंग का आदमी था उसका नाम अशोक था, उसने सारा चीजें अरेंजमेंट करी थी। तो इस तरह था, याद कर सको। तो वैशाल तरीके पकड़ गया था उसने, कौन मिल गया था, काला अशोक मिल गया था जिसने सारा अरेंजमेंट कराया था। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध संगीति थी भाई वो किससे हुई थी, वो उसने हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति हुई भाई पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो भाई इसने 2 संगीति करी तो नु मान ले किसी जमा पाट ली थी भाई संगीति कर करके नु बोला हालत खराब हो ली, इतने बड़े लेवल पर करके आया हूँ मैं। पहले राजा दौरा करी भाई, उसके बाद विशाल तेर उस पर करी। तो इसकी कति पाट ली है, फिर उन्होंने कहा चलो पाटलिपुत्र में कराएंगे। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र में करा है, इसकी कति पाट ली है। ठीक है, तो उसके टाइम पे फिर उसके टाइम पे फिर क्या करा है, काला अशोक नाम का आदमी था उस टाइम पे विशाल तरीके से करा। जब इसकी पाट ले तो अशोक अशोक रह जावे है। ठीक है, तो अशोक बंदा आवे है, वो नु कहा भाई ठीक है तेरी कति पाट ली है, तो मैं तेरा करवाऊंगा सारा काम।
तो अशोक हो जाए, ठीक है। तो एक तरह याद होगी सबसे पहले कित करी उसने राजगृह में किया था, उसका शत्रु था कौन सा था, आजम शत्रु जो इसका राजा था। दूसरी उसने कित करी वैशाली में, यानी विशाल तरीके पर करी थी, किसने इसका अरेंजमेंट करा था, काला अशोक ने। जो तीसरे नंबर पर करी इसने कित करी, जब इसकी तीसरे नंबर की बारी आई थी जमा पाटली थी, इसने करी पाटलिपुत्र में, और वो कितना अशोक ने। और कौन आया था उसकी सिमन खाते ना अशोक आया था। जब भाई वो चौथी बहुत संगीति करे है तो वो कित करे है, वो कुंडल वन में करे है। जब भाई उसी जमा पाटली दोनों का भाई मैं तो कुंडल पैर गए वन में जाऊंगा, तो भाई वो कुंडल पैर के वन में जाने की बात करे है गौतम बुद्ध, तो फिर वो कुंडल वन में करे है भाई चौथी। उन्होंने बोला तो वन में जाके करूंगा, और वन में कौन मिला इसने, कनिष्क नाम का राजा मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में भाई आगे पढ़ेंगे आप, इसके बारे में बहुत डिटेल है, सब महान राजा रहा था इसके टाइम का। तो भाई ये थारे मेरे उम्मीद करूँ कि भाई थाने चारों याद होगी होंगी, थाने फिर तेरी वाइज करवा देता हूँ। जो पहली है वो किस हुई थी, राजगृह में हुई थी, कि कौन मिला था उसने, आजम शत्रु मिला था, ठीक है। दूसरी इसने विशाल तरीके से करी थी, वैशाली में करी थी, कौन मिला था इसने, काला अशोक मिला। इसकी भाई 2 बार करे पाचे के जमा पाटली थी तो कड़े करी थी इसने, पाटलिपुत्र में करी थी, कौन मिला इसने, अशोक मिला। चौथी बारी में उसके बारे अनु बोला भाई तो मैं कितने नहीं करूँ, तो मैं जाऊंगा वन में, कुंडल पैर लिए हैं मैंने, तो उसने चौथी कड़े करी, कुंडल वन में करी, और कौन सा राजा मिल गया था इसने, अशोक मिल गया था, ठीक है। तो चतुर्बोध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था। तो भाई जो जब इसने चौथी करी ने, जब ये वन में चला गया, तो उसके बाद भाई इसका गति नाश हो लिया था। तो भाई इसका जो बौद्ध धर्म था वो 2 भाग्यों में बट गया था। कौन से में बट गया था, एक था हीनयान, दूसरा था महायान। तो ये 2 नाम है भाई, इन्हें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हीनयान और महायान 2 भागों में वो बट गया था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो भाई इसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जा, महात्मा बुद्ध ने, किसने एनलाइटमेंट हो गया था 6 साल में, तो उसके बाद इसने अपना ज्ञान फैलाना चालू कर दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, जो बनता शुरू में पढ़ा जाए कि भाई गौतम बुद्ध का पुत्र के नाम था राहुल था, ठीक है। धातु के सिक्के सर्वप्रथम किस काल में प्रकट हुए थे, तो बौद्ध काल में भाई जो धातु है यानी कोई भी मेटेलिस्टिक चीजें हैं उनके सिक्के आने चालू हो गए थे, वो बौद्ध काल में आने चालू हो गए थे जब गौतम बुद्ध का टाइम था। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो उसका भाई जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है, त्रिपिटक, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक भाई इसका जो है वो बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। तो भाई यार अपना कंप्लीट हो जाता है बौद्ध धर्म, ठीक है। एक आगे आप पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में क्या है भाई, जैन धर्म में भी ऐसे ही करके आप इसकी पहले डिटेल्स पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो जैन धर्म में भाई, जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकार कौन थे, जो सबसे पहले गुरुदेव थे। मतलब कोई भी धर्म हो ना भाई उसमें सबसे पहले एक गुरु होया अगर है, ठीक है। तो वो जैन धर्म का कौन था, सबसे पहला तीर्थकार यानी गुरुदेव कौन थे जैन धर्म जिसने संस्थापना करी थी, तो वो थे भाई ऋषभ देव, ठीक है। ये नाम का भाई हमने रट्टा मारना पड़ेगा, पर ये क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस होया करे कि ऐसा क्वेश्चन आवे कि कौन थे, ठीक है। इसमें जो मेन है ना वो महावीर स्वामी है, ठीक है, जिसके बारे में आप ज्यादा पढ़ेंगे। जो भाई से कुल कितने गुरु हुए थे, कुल कितने गुरुदेव हुए इसके, टोटल इस धर्म में 24 हुए थे, ठीक है। और उसके बाद जो 23 जो इसमें इंपॉर्टेंट है भाई वो 23वें और 24वें गुरुदेव हैं इनके। जो 24 में है वो है महावीर स्वामी, और जो 23 में है वो है पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है इनके गुरुदेव 23वें, वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़े। जो सबसे मेन है वो है महावीर स्वामी, ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे आप, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड ही आवा पेपर में। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था भाई कुंडग्राम में, ठीक है। कुंडग्राम नामक का एक गांव था भाई, वहां पे इसका जन्म हुआ था। और बचपन का नाम क्या था इसका, वर्धमान। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम नू मान लियो कि जब बौद्ध धर्म खत्म हुआ ना तो इसके बौद्ध धर्म में उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिद्धार्थ। तो इसके पिता का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है, महावीर स्वामी के। और ये कौन से थे, 24 में, जो सबसे लास्ट में गुरु थे महावीर स्वामी। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था त्रिशला। तो इस तभी हम याद कर सको कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ था वो कौन था, त्रिपिटक, वैसे ही करके त्रिशला, ठीक है। तो जो महावीर स्वामी की माता का नाम था, पत्नी का नाम क्या था इसकी, यशोदा, ठीक है, यशोदा नाम था। तो इसकी पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। भाई का नाम था नंदीवर्धन, ठीक है। इसका बचपन का नाम खुद का वर्धन था, तो इसकी भाई का नाम क्या होगा, नंदीवर्धन हो गया। और पुत्री का नाम क्या था,
प्रियदर्शिनी, ठीक है। महावीर स्वामी ने किससे अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था? जो भाई नंदीवर्धन था ना, जो वो इसका बड़ा भाई था, ठीक है, जो महावीर स्वामी का, तो उस तरह इसने अनुमति लेकर ने नंदीवर्धन तय कि भाई मैं अब अपना अलग जाऊंगा, सन्यासी जीवन जीऊंगा, तू अपना अपना राजपाट सबकी में देख लिए। ऐसे ही करके भाई महावीर स्वामी चले गए अपने जंगल में, आराम तय तपस्या वपस्या करी। किन वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? दो भाई देखो, इसको याद करने खातिर 12 वर्ष में हुआ, तो इसको कैसे याद करोगे? जो अगर अपन ने याद करा कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्धा थे तो उन 6 वर्ष में हुआ, तो 6 वर्ष में हुआ, तो इनके पिताजी का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी है उनके पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था। तो जो बाप 6 साल में कर सका बेटा, तो उसने 12 साल लगा होगा, पहले बड़ा भी तो होगा। तो इस तरह हम याद कर सको कि बाप ने 6 में हुआ तो बेटे ने कितने में होगा? 12 वर्ष में होगा। तो 12 वर्ष में 22 ने कठिन तपस्या के बाद ज्ञान का प्राप्त हुआ, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो भाई वो साल के पेड़ के नीचे बैठा था। जो अगर अपना पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, तो वैसे ही करके गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, तो वैसे ही करके महावीर स्वामी साल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ठीक है। किस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो भाई जैसे निरंजना नदी के किनारे उसने हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, वह निरंजना नदी बह करती साइड में, ठीक। उनके गुरु थे आलम कलाम, ठीक है। तो वैसे ही करके जो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी? रिजुपालिका भाई नदी थी, ठीक है। रिजुपालिका के तट पर भाई ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन भाई प्राकृतिक भाषा में दिए थे, और जो बौद्ध ने दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूल रूप से क्या कहा जाता था? जो भाई इसके महावीर स्वामी के फॉलोवर थे उनको क्या कहा जाया करता? तो उनको निर्ग्रंथ कहा जाया करता, मतलब कि कोई ग्रंथ व्रंथ की जरूरत नहीं है, ये बस मुंह जुबान से बोल के ज्ञान दिया करे ना। तो उस तरह का इनका सीन था कि भाई खड़े खड़े स्पीच बना दे। जो कर मोदी है, मोदी भाई टेलीप्रॉम्प्टर है, मतलब किताब में देख कर पढ़े है, ठीक है। ऐसे ही करके जो नॉर्मल ये थे, इनके गुरु थे जो महावीर स्वामी थे, वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर यानी सिर्फ अपने ज्ञान ते ही, दिमाग ते ही बातें घड़ घड़ के बोले जाया करते, उससे तक ज्ञान का फ्लो लोगों में दिया करते। तो इनका जो मूल रूप क्या था, इनका अनुयायियों का जो फॉलोवर्स का था वो यही था कि वो निर्ग्रंथ रह गए इनकी इन माना करते। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो जामिल नाम का भाई जो था ना, जामिल नाम का जो था वो कौन था? प्रियदर्शिनी को पता था हमने, जो इसकी पुत्री थी उसका जो पति था उसका नाम जामिल था, तो वो इसका पहला ही अनुयायी बना, यानी पहला फॉलोवर बना जो महावीर स्वामी का। जो महावीर स्वामी की बेटी थी उसकी शादी होगी भाई, शादी करवा दी इसने प्रियदर्शिनी की शादी करवा दी। तो भाई जो इसका दामाद बना, दामाद ने तो नू चाहिए कि हाँ भाई मैं अपने ससुर के उसमें बढ़िया रहूं नजरा में, तो नजरा में बढ़िया रहने के चक्कर में उसने क्या करा कि महावीर स्वामी दौड़ गया, बोला सबसे पहले फॉलोवर मैं ही बनूंगा। तो प्रियदर्शनी राजी की भाई मेरे बाबू की बात माने। तो इस तरह से भाई जामिल था वो सबसे पहले अनुयायी फॉलोवर बना जो महावीर स्वामी का बना, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी जिसे जैन धर्म को स्वीकारा कौन थी? ठीक है, जो भाई पहली जो थी ना जैन भिक्षु, जो जैन की जो भिक्षा मांग के खाने वाली जो भिक्षुणी थी वो कौन बनी थी? वो बनी थी चंपा, ठीक है। तो ये तो भाई हमने डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, चंपा थी, ठीक है। अरिष्ट नेमी जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो भाई इनके ना जो चिन्ह भी होया करते, ठीक है, इनका चिन्ह होया करते कि भाई मैं जो कर मान ले जो कर बीजेपी पार्टी है उसका कलम वो है कमल का फूल है, ऐसे करके कांग्रेस उसका हाथ है। तो वैसे ही करके इनका भी भाई अलग इन जो कर आप हिंदू धर्म में है तो अपना ओम है, जो कर सिख हो जाओ तो उनका ओमकार हो जाए है, ठीक है। तो इसी तरह तो भाई उनका चिन्ह होया करता इस टाइम पे बौद्ध धर्म का भी जैन धर्म का भी। तो जैन धर्म में जो चिन्ह होया करते उसके 22वें तीर्थकार थे अरिष्ट नेमी, जो मंत्र तो बता दिए कि उसमें 24 गुरु थे, तो उसमें जो 22वें गुरुदेव थे वो कौन थे? अरिष्ट नेमी थे। और उनका जो चिन्ह है वो पूछा गया कौन सा था, तो उनका शंख था भाई, ठीक है। ये मैं हमने याद करवाता हूँ जो मेन है। 22वें थे भाई वो अरिष्ट नेमी जिनका नाम जिनको चिन्ह था शंख, और जो 23वें थे पार्श्वनाथ उनका था सांप, ठीक है। और जो 24वें थे महावीर स्वामी उनका था शेर सिंह, ठीक है। और जो ऋषभ देव थे जो सबसे पहले थे वो कौन थे? उनका चिन्ह क्या था? सांड,
तो भाई ये सारी चीज़ें तो हमने याद करनी पड़ेंगी भाई, इनकी कोई ट्रिक नहीं है इन रियलिटी पर। तुम इस तब पढ़ सको कि तारे याद हो जाएंगे। अरिष्टनेमी यानी अरिष्टनेमी जो नाम का बंदा था, वो जो 22 हुआ था, वो 22 बार मंदिर में जाया करता, 22 बार मंदिर में जाया करता, तो क्या करा था, 22 के बार शंख बजाया करता। ठीक है, 22 बार शंख बजाया करता, तो उसने अपना चिन्ह कौन सा टेक लिया, अपना शंख का चिन्ह टेक लिया भाई कि भाई हम तो मैं शंख नहीं मानूंगा, जानदे बजा दूंगा, जय बार भी जाऊंगा अपने। ठीक है, वैसे ही करके 23वां जो पार्श्वनाथ था, तो भाई उसने सांप पसंद थे। पार्श्वनाथ क्या करा करता, अपने पेट पर सांप लपेटे रखा करता, तो उसने भाई अपना चिन्ह सांप टेक लिया। जो महावीर स्वामी थे भाई, वो क्या करा करते, जंगल में रहा करते, रोड के पाया करें, शेर पाया करें, तो उसने भाई सिंह रख लिया। और जो ऋषभ देव थे भाई, उनकी गौशाला थी, गौशाला में क्या रखा करते, सांड रखा करते, गाय भैंस सांड सब कुछ, तो उन्होंने अपना भाई सांड रख लिया। ठीक है, तो इस तरह हम याद रख सको कि ऋषभ देव गौशाला रखा करते, महावीर स्वामी जो है जंगल में जाया करते, जिनका सिंह था भाई चिन्ह, पार्श्वनाथ भाई जो सांप रखा करते अपने कमर पर लपेटे, गले में लपेटे, तो उनने सांप रख लिया। और ऋषनेमी जो थे भाई, वो कई बार शंख बजाते अंडे जाया करते। ठीक है, कौन से दो जैन तीर्थकार के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो भाई जो दो दो गुरुदेव हैं जिनका नाम ऋग्वेद में मिला है, तो उनका नाम क्या है, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, जो सबसे पहले हैं और 22वें इनके गुरु हैं। ठीक है, जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया? तो जैन धर्म भी भाई 2 भागा में बट गया था। ठीक, जो दो भागा में बट गया था, तो उसमें कौन से भागा में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर भाई जो तुमने देखे भी होंगे, जो सफेद सफेद कपड़े पहने रहे हैं, मुंह पर पट्टी लाए रहे हैं, तो वो श्वेतांबर हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म में। और जो दिगंबर हुए हैं भाई, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनते, जो नंगे अंडे जहाँ हमने देखे भी होंगे कई बारी। अगर भाई हमने नहीं देखे होंगे तो हम गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो हम चेक कर पाओगे कि जैन दिगंबर के तुम सर्च करोगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कुछ भी नहीं पहना करते कपड़े। वैसे कर जो श्वेतांबर हो हैं भाई, वो सफेद कपड़े पहना कर हमने देखे भी होंगे रोडा पे इधर उधर जाते हुए, जो भिक्षा भी मांगे आ रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म कुल कितने रत्नों का उल्लेख किया? तो जैसे भाई उसमें 3 रत्न थे, कौन से थे, बुद्धम संघ। तो बुद्धम में भाई 3 रत्न थे, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, वैसे करके जैन धर्म में भी तीन हैं। ठीक है, कौन से हैं, ज्ञान दर्शन आचरण, ज्ञान दर्शन आचरण। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें याद करने का एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, जब तुम किसी का दर्शन करोगे, यानी किताब में देखोगे, किताब का दर्शन करोगे, तो हमने किसकी प्राप्ति होगी, ज्ञान की। जब तुम दर्शन करोगे, देखोगे, तो हमने ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से क्या होगा, थारे आचरण सुधर जाएंगे। आचरण का मतलब हमने क्या होता है कि गुड मैनर्स आ जाओ। आचरण मतलब इसके आचरण खराब है, मतलब इसके संस्कार खराब है, तो थारे संस्कार भी सही हो जाएंगे। तो इनका आगे सम्यक सम्यक लगा लेना, सम्यक दर्शन दर्शन होंगे तो ज्ञान मिलेगा सम्यक, और सम्यक ज्ञान मिलेगा तो सम्यक आचरण अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह उम्मीद करूँ भाई हमने सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है जैन धर्म के अंदर कुल कितनी जैन संगीतियाँ हुई? तो भाई जो कुछ संगीतियाँ उसमें हुई थी भाई 4। मैं हमने रिवाइज करवा देता हूँ। 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में, जो किसके साथ हुई थी, शत्रु के आजाद शत्रु के राज्य में, उसमें हुई थी। दूसरी भाई हुई थी वैशाली, वैशाल तरीके पर उसने करने की कोशिश करी थी, तो उसमें उसका साथ किसने दिया था, काला अशोक ने दिया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, जो तीसरी हुई थी वो कहाँ हुई थी, तीसरी में क्या हुआ था, उसकी पाटली थी जमा, तो उसकी तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और कौन था उसका साथी, तो काला अशोक भाज गया था, अशोक अशोक रह गया था। ठीक है, तो अशोक अशोक। ठीक है, जो चौथी हुई थी वो कित हुई थी, वो हुई थी कुंडल वन में। जब उसने बोला भाई तो जमा पाटली, तो कुंडल पर गए वन में जाऊंगा, तो उसने चौथी कित करी थी, कुंडल वन में करी थी। और वो उसका कौन सा राजा मिला था, उसने कनिष्क राजा मिला था। ठीक है, जो एक महान राजा था, आगे तो हम पढ़ोगे। जैन धर्म के अंदर कुल कितनी संगीतियां हुई थी? तो भाई इसमें 2 संगीतियां हुई थी। ठीक है, जो जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, वो कौन से थे, उद्दीन भाई। ठीक है, उद्दीन राजा आएगा भाई, यो बहुत महान राजा था यो भी। ठीक है, चंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, राजकूट राज अमोद घोष। ठीक है, चंदेल शासक। ठीक है, इन सब ने भाई जैन धर्म को फॉलो करा था। तो ये सारी चीज़ें अगर जब हमने पढ़ाऊंगा नहीं भाग गए, इसके बाद मगध जो करे अलग अलग डायनेस्टियाँ होंगी, उनमें ये सारे राजा कवर हो जाएंगे, तो हमने पता चल जाएगा किसने क्या अपनाया था। ठीक है, और क्यों अपनाया था। आगे है भाई, खजुराहों के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भाई चंदेल शासक ने वो फॉलो करा था। चंदेल शासकों ने भाई जो खजुराहों के जो मंदिर हैं, जैन मंदिर, ठीक है, ये बनवाए थे। तो
तो हम इस चीज का ना ध्यान रखें। ये क्वेश्चन बहुत आया गया कि खुजराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो चंदेल शासकों ने करवाया था। ये बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो कल्पसूत्र है भाई जो एक किताब है, उसकी रचना किसने करी थी, भद्रबाहु ने करी थी, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो महावीर स्वामी भाई 468 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसने याद कर रखोगे, जो कर 563 था ना, वैसे ही 468 हो गया, ठीक है। 563 में क्या हुआ था, 563 में उसका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। वैसे ही करके था इसका भैया 468 में 4 का डबल हो जाता है, तो 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो भाई दिलवाड़ा का, जिसका दिल बड़ा होगा वही तो जैन मंदिर का निर्माण करवा पाओगा, तो भीम ने करवाया था। तो हम याद कर लियो कि जो छोटा भीम था भाई वो आ गया, उसका दिल बड़ा था तो उसने जैन मंदिर का निर्माण करवा दिया, ठीक है। तो भाई यार अपना जैन धर्म और बौद्ध धर्म